गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वॉटेक्स। आज मैं अपने चैनल के नाम में कुछ चेंजिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ इस समय कोचिंग पढ़ाता हूँ उस कोचिंग सेंटर का नाम है एमिशन कोचिंग सेंटर। और यहाँ मैं ऑफलाइन भी क्लास लेता हूँ और ऑनलाइन भी यहीं से रिकॉर्डिंग मेरा वीडियो होता है। मैं मुझे पता नहीं था कि मुझे ये बात क्लियर नहीं थी। इस वजह से मैं इसमें इंक्लूड करना चाहता था अपने कोचिंग सेंटर का भी नाम। तो मैं चाहता हूँ कि अभी मेरा जो ये नाम होगा कोचिंग सेंटर, जो भी है मेरा यूट्यूब पे जो साइट है उसका नाम होगा ACC वोर्टेक्स क्लासेस। ओके, तो ये मेरा नाम रहेगा ACC फॉर एमिशन कोचिंग सेंटर। और इससे रिलेटेड मैं और वीडियो अब इसी में मैं इंक्लूड करूँगा। मैं पिछले अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ मेरे जो भी वीडियोज आते हैं उसको प्यार दीजिए, अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस कड़ी में मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं और बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँ। चलिए, मैं आज स्टार्ट करने वाला था। कल मैंने बताया था, कल की बात करें तो कल मैंने मोशन के कुछ लेक्चर्स लिए थे, जैसे यूनिट के बारे में बताया था, फंडामेंटल यूनिट के बारे में बताया था। ये छोटी छोटी मोशन के बारे में भी कोई सी बातचीत नहीं हुई थी, जो जानने योग्य चीज़ थी उसको मैंने बताया था। आज मैं मोशन के बारे में बातचीत करूँगा। मोशन के बारे में बातचीत करूँगा। ओके, तो मोशन होता है, मोशन है क्या? तो अगर मैं कहूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, अपना पोजीशन किसी स्टेशनरी बॉडी के रिस्पेक्ट में चेंज करता है, तो उसको हम कहेंगे कि वो मोशन है। When any body change their position with reference to any rest body या stationary body is called motion। उसको क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। When any body change their position with रेफरेंस अगर लेते हैं, रेफरेंस ऑफ स्टेशनरी बॉडी, स्टेशनरी मतलब रेस्ट बॉडी, स्टेशनरी बॉडी, then we can say that object is in motion, stationary body, then we can say that the body is in motion, the body is in motion, that body is in motion, is in motion। उस बॉडी को हम मोशन में कर सकते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जैसे कोई फैन चलता है, फैन अभी रुका हुआ है तो ये फिक्स बॉडी है, इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन हमेशा वही बना हुआ है, तो मोशन नहीं है। मैं ऑन कर दूंगा तो उसके रेफरेंस में उसका हर समय पोजीशन चेंज होगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि वो फैन किसमें है? मोशन में। कोई भी ऑब्जेक्ट। और ये भी ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्स में कोई भी चीज या तो प्योरली स्टेशनरी नहीं होती है और ना ही प्योरली मोशन होती है। हम मोशन में बहुत सारी चीजों को देखते हैं, जैसे आप एक स्टेशनरी बॉडी क्या है, अगर मान लिया जाए, क्यों मैं ऐसा वर्ड बोला हूँ कि कोई बॉडी पूरी प्योरली रुकी हुई नहीं होती है, क्योंकि अगर ये पूरा अर्थ ही घूमता है तो अगर मैं कहीं बाहर अंतरिक्ष में बैठा हूँ तो मुझे लगेगा कि ये सारी बॉडी, तो ये इसकी जितनी भी बॉडी में मैं रेस्ट कर रहा था वो मोशन में। तो इस तर्ज पे कहा जाता है कि कोई भी वस्तु प्योरली स्टेशनरी नहीं होती है और वो ना ही प्योरली रेस्ट में होती है। इसे देखने के लिए, रेफरेंस के लिए हम मान लेते हैं कि हाँ, जहाँ बॉडी है वहां से मुझे लग रहा है कि ये रेस्ट है, तो हाँ ये रेस्ट है। अब मैं क्या है, अब मैं कहूँ कि कोई स्टेशनरी बॉडी, मान लीजिए कोई ट्री है, उसके रिस्पेक्ट में कोई कार जा रही है, तो कार जा रही है तो उसका हर समय उसके रेफरेंस में उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है।
इसकी वजह से वह बॉडी क्या आएगी, मोशन में है। अगर पोजीशन चेंज नहीं है, कार रुक गई है, तो हम कहेंगे कि कार उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट है, क्योंकि उनके बीच में कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो हम कह देंगे कि बॉडी क्या है, बॉडी जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है, जो भी चीज। अब हम बात करते हैं जो मोशन होता है, उसमें जो मोशन होता है उसमें कोई भी मोशन में जो बॉडी होती है वह दो चीजें दो चीजें उनके बीच में होता है, ट्रैवल करते हैं। जैसे या तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी या तो डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि दोनों देखा जाए दोनों का यूनिट सेम होता है, लेकिन दोनों के बीच एक डिफरेंस होता है, उसको समझते हैं। जो कि अभी मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि जो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि एक जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है और जो डिस्टेंस है वह स्केलर क्वांटिटी है। बस यही डिफरेंस है, और भी बहुत सारी चीजें होंगी जिसके बारे में मैं अभी बातचीत करूंगा। देखिए डिस्टेंस, पहली बात तो इसके डेफिनेशन को समझो। कोई भी बॉडी जब मोशन में होती है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अगर मैं मोशन में हूँ तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस है क्या? डिस्टेंस को कहते हैं टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल लेंथ of path covered by a body is called what? Called distance। उसको क्या कहा जाता है? डिस्टेंस कहा जाता है। तो लेंथ है तो लेंथ का यूनिट मीटर सेंटीमीटर यानी कुछ भी हो सकता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, और जितने भी स्केलर क्वांटिटीज होते हैं और उनका कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, वह जीरो नहीं होते हैं। और जो हमारे वेक्टर क्वांटिटी होते हैं वह जीरो हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी हो सकते हैं और नेगेटिव में भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं उनका अपना कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग समझेंगे और ये चीजें समझिएगा। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ होता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का। ध्यान रखिएगा दोनों डिस्टेंस ही हैं, दोनों लेंथ ही हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब कोई बॉडी मान लीजिए यहाँ से यहाँ चली आई, तो मैं जाने के लिए अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो ये मेरा डिस्टेंस होगा, ये जाऊंगा, लेकिन यहाँ से मुझे शॉर्ट पाथ मिलेगा ये, तो मैं इसको डिस्प्लेसमेंट कहूंगा, क्योंकि मुझे फाइनल और इनिशियल पोजीशन मिलेगी। ठीक है, तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिफरेंस सीधे सीधे यही डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यस से लिखूं डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस के केस में आपको इन सब को ओके। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप लोगों ने क्लियर है कि दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, और ये फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ कह सकते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दोनों का नो डाउट यूनिट सेम होता है, दोनों का यूनिट सेम होता है, ओके, सेम होता है। अब हम बातचीत करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में और कुछ, ठीक है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसको प्रेजेंट के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत है कि कहां से कहां तक, ठीक है, डायरेक्शन की भी बातचीत होती है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की बातचीत होती है। ध्यान रहे कि मैं कहीं से भी दौड़ के जाऊं और फिर वही पॉइंट पे आ गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट इस समय जीरो। तो ध्यान रहे मैंने कहा था जो वेक्टर होता है उसका जीरो भी हो सकता है, मैंने कहा था तो जीरो भी हो सकता है, ध्यान रखिए। जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं उनकी वैल्यू जीरो भी आ सकती है, ओके।
तो इस केस में जीरो होगा। लेकिन मैं कहीं से भी कितना दूर जाया, सबको मुझे ऐड करना पड़ेगा, वो डिस्टेंस होगा। और देखिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में, या डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अगर मैं एक डायरेक्शन ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं डायरेक्शन ले रहा हूँ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और बेसिकली आपको पता है कि ये चार डायरेक्शन 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि कोई बॉडी है, मान लीजिए ए पर कोई बॉडी है, 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 और यह मान लीजिए 5 किलोमीटर चली, किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चली। फिर नॉर्थ डायरेक्शन में 3 किलोमीटर चली, 3 किलोमीटर। फिर ईस्ट डायरेक्शन में, फिर से ईस्ट डायरेक्शन में वो 9 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, कुछ भी कर दीजिए, कितना किलोमीटर चली। तो पूछेगा कि यहाँ बी पे पहुंच गए, तो बी से पहुंचने के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो नो डाउट आप डिस्टेंस को क्या करोगे, ऐड कर दोगे सब। डिस्टेंस सिंपल सा 5 + 3 + 10, इतना डिस्टेंस टोटल बी पे जाने पे कवर होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन खींचोगे, जो सबसे छोटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इससे छोटा डिस्टेंस कोई हो ही नहीं सकता। तो ये जो दूरी ए बी होगी वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये कैसे निकलेगा? अगर ये 10 है तो नीचे इसी के रिस्पेक्ट में एक रेक्टेंगल बना देंगे, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री को होता है, तो ये 10 हो जाएगा, 10 किलोमीटर। ओवरऑल ये बेस आपका बन जाएगा 15 किलोमीटर का। 15 किलोमीटर का क्या बन जाएगा? ये पूरा बेस बन जाएगा। और ये वाला जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है। तो आप इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, जिसमें आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके इस हाइपोटेन्यूज को निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा इसका? 15 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो भी आएगा वो AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इक्वल टू ये 15 बन गया, 15 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर नहीं। ठीक, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है और 9 ऐड कर दीजिए, तो क्या आएगा आपका आंसर? क्या आएगा आपका आंसर? होगा 2 3 4। अब इसको स्क्वायर रूट ले लोगे, वही AB की वैल्यू है, बाद में हम स्क्वायर। ये बेसिकली मैं ऐसे ही क्वेश्चन लिखा था, तो पूरी तरह से स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आता, लेकिन इस तरह से हम इसके डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन को करेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों ने इन सारी बातों को समझ लिया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या इनके बीच में डिफरेंस होता है। दोनों का यूनिट बेसिकली सेम होता है। मैंने और क्या बताया था, जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, वो कुछ पॉजिटिव ही रहेगा, कुछ या तो जीरो ही होगा। और क्या, ये सारी बातें मैंने बताई थी। अब हम बातचीत करेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। मैं बातचीत करूंगा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। अब हम मोशन को दो तरह से कैटेगराइज करेंगे, मोशन के बारे में दो तरह से समझेंगे। जो कोई भी मोशन होता है वो दो तरह से होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उसको समझते हैं दोनों। देखिए ध्यान से, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अगर कोई बॉडी, ये लिखेंगे, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time. If a body travels equal distance in equal interval of time, then we can say that body is in uniform motion. However, it will be less interval. ये इंटरवल लेस भी हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में।
body cover cover equal distance in equal interval of time interval of time, then 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 the body is said to be uniform motion. Body is said to be uniform motion. Uniform motion. ओके, तो जैसे मैं सपोज करूं कहीं हाईवे से जा रहा हूं 40 किलोमीटर पर आवर की मेरी स्पीड है, तो अगला भी 40 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए या फिर 1 आवर में होना चाहिए। वो भी जैसे आधा किलोमीटर आधा हाफ आवर है तो इसका मतलब डिस्टेंस मेरा का 20 होना चाहिए। तो इस रेशियो में एक रेशियो कांस्टेंट आता है। बेसिकली जो मोशन होता है वो दो 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 चीजों के ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या टाइम। देखो ध्यान से, वेलोसिटी स्पीड की बात में बात करेंगे। मोशन के बीच में दो चीजों से होता है, टाइम से होता है और डिस्टेंस से होता है। टाइम और डिस्टेंस के बीच ग्राफ होता है। बेसिकली ये ग्राफ एक एक स्लोप बना के जाता है। यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो एक स्लोप बना के जाता है। बेसिकली ये जो भी वैल्यू डिस्टेंस और टाइम का होता है एक फिक्स नंबर आता है, जो हम अगर हम डिवाइड करके दोनों को लिखना चाहें तो एक कांस्टेंट जैसा लिखने लगेगा जो एक स्लोप को दिखाएगा। वही स्लोप आपको एक्सेलरेशन को दिखाता है जो बाद में भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यही चीज नॉन यूनिफॉर्म के लिए गलत हो जाता है। नॉन यूनिफॉर्म क्या है? व्हेन बॉडी इज ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम तो एक इक्वल हो इंटरवल का, लेकिन अलग अलग डिस्टेंस का ट्रेवल करे, डिस्टेंस उसके रिस्पेक्ट में चेंज ना हो, चीजें एक कांस्टेंट ना रहे, तो उसको हम कहते हैं द बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे आप बाजार में जाते हो भीड़ भाड़ में गाड़ी लेकर, तो आपका स्पीड कभी तेज होता है कभी कम होता है, कहीं रुकना पड़ता है। या रेलगाड़ी की भी जो चाल होती है, स्पीड होती है, मोशन होता है, वो भी एक तरह का क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म। और आप हाईवे से चल रहे हो तो वो यूनिफॉर्म मोशन में आएगा, वो यूनिफॉर्म नहीं चलता है। तो उसके बारे में हम लोग तो हमने क्या समझा? तो मोशन होता है वो दो तरह का होता है। एक तो इक्वल इंटरवल ऑफ when a body covered equal distance in equal interval of time, then we can say that the body is uniform motion, or body is said to be covered unequal distance in equal interval of time, then that body is said to be in non uniform motion। अब हम आगे उसी की कड़ी में स्पीड पे बात करते हैं। स्पीड ओके, ध्यान रहे स्पीड। स्पीड एक मोशन को बताने का तरीका है कि कोई बॉडी कितनी तेजी से चल रही है या कितनी धीमी से चल रही है। तो स्पीड भी एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम समझते हैं। स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी when a body travel distance per unit time, distance per unit time is called their speed per unit time। When a body travel per unit time, then that things are the speed, their speed, that things are their speed, are their speed। यह उसकी क्या बताती है? स्पीड को बताती है। कोई भी बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करता है पर यूनिट टाइम, उसको हम उसकी स्पीड कहते हैं।
जैसे सपोज स्पीड को मैं स्पीड इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू क्या होता है, ये डिस्टेंस को मैं v लिखूं, सॉरी s लिखूं और टाइम को t लिखूं, तो v इक्वल टू s अपॉन t हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस निकालने का, सॉरी स्पीड निकालने का फॉर्मूला। स्पीड टोटल डिस्टेंस जो है कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम क्या करते हैं, स्पीड करते हैं। ठीक है, किसी बॉडी द्वारा ट्रैवल डिस्टेंस और उसके पर यूनिट टाइम को डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आता है, स्पीड आता है। अब हम बात करेंगे स्पीड के यूनिट के बारे में, इसके बारे में यूनिट ऑफ स्पीड। अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ स्पीड। तो आपको पता है, मैंने अभी बताया आपको, जो स्पीड होता है वह s अपॉन t होता है, जहां v स्टैंड फॉर स्पीड, s डिस्टेंस एंड t टाइम। तो सबसे पहली चीज है कि जो हमारा स्पीड है उसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहला काम यह स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। मैंने पहले भी बता चुका हूं, अभी बता रहा हूं, स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके अगर मैं इसके मैं यूनिट की बात करूं तो डिस्टेंस का यूनिट मान लीजिए सपोज कि मीटर होता है और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो एसआई यूनिट में यह मीटर पर सेकंड होता है। एसआई यूनिट में क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। एसआई यूनिट में मीटर पर सेकंड होता है। अब हम बातचीत करेंगे, ठीक है, अब और इसका यूनिट किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये चेंज होते हैं। अगर मैं कहूं कि कोई भी वैल्यू मीटर पर सेकंड में दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में चेंज कीजिए, या कोई वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, मीटर से सेकंड में चेंज करिए, तो हम कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो इसके यूनिट को क्या करना पड़ेगा। पहली बात तो किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000, और आवर में कितना सेकंड होता है, तो 60 × 60 यानी 3600। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 5 2 जा 10, 2 5 जा 10 और 2 15 जा 36। अब इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो आपको किलोमीटर पर आवर में कोई वैल्यू गिवन है, आप डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, या इसी का उल्टा आप अगर मीटर पर सेकंड में दिया है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करो। 18/5 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट उसे आप किलोमीटर पर आवर में लिख सकते हो, डायरेक्ट उसे किलोमीटर पर आवर में लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड। किसकी बात करेंगे, एवरेज स्पीड। एवरेज एक तरह का कांस्टेंट स्पीड कर सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई चीजें, मान लीजिए आप कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो कभी आपका तेज स्पीड होता है, कभी कम होता है। तो बेसिकली आपको एवरेज स्पीड ये बता देगा कि अगर आप कंटिन्यूअस उस स्पीड पे चलते हो, एक स्लोप बना के, जो एवरेज स्पीड होगा वह आपका क्या है, वो अगर चलेंगे उस स्पीड से तो मतलब कंटिन्यूअस उस स्पीड से चलोगे तो उतना देर में वहां पहुंच जाओगे। एवरेज स्पीड ये होता है। तो एवरेज स्पीड को क्या कहते हैं इसको समझते हैं। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बाय अ बॉडी, ठीक है। बॉडी है, ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ कोई बॉडी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल एंड टोटल टाइम टेकन, दोनों को डिवाइड कर दें तो एवरेज स्पीड होता है। अगर मैं कहूं एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता क्या है, टोटल डिस्टेंस। तो मैंने आपको एवरेज स्पीड के बारे में बताया, एक ऐसा स्पीड जो कांस्टेंट हो जाए उसको हम एवरेज, माने उस स्पीड से अगर चलता है तो उसी स्पीड से लगातार चलता रहे बॉडी तो उतना देर में पहुंच जाएगा। बेसिकली हम गाड़ी चलाते हैं तो कभी कम चलाते हैं, कभी तेज चलाते हैं, तो एवरेज हमें
उसके बीच वाली वस्तु को बताता है, बीच की केंद्र किस स्पीड से चला है तो कैसा होगा। तो उसको निकालने का साइंटिफिक तरीका, सॉरी फिजिक्स के हिसाब से, या फिर फिजिक्स के हिसाब से दूसरे चीज बता सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये ठीक है। मैथमेटिक्स या फिर ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन वो मैथमेटिक्स के हिसाब से होता है। अगर मैं कहूँ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये आपका हो जाएगा एवरेज स्पीड। जैसे इसी के तर्ज पे मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा जो इस क्वेश्चन इसके बारे में बताएगा। अगर मैं कहूँ इफ अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट 60 किलोमीटर इन 2 आवर, क्या लीजिएगा, इफ अ कार travel travels first 60 देखते हैं, फर्स्ट 60 किलोमीटर इन 2 आवर and 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 next 60 kilometer in 3 hours and next 60 किलोमीटर इन 3 आवर। तो आपको क्या बताना है, 3 आवर, तो क्या बताना है आपको, एवरेज स्पीड बतानी है। तो ही एवरेज, ही अभी लिख लेंगे, ही एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंसों को ऐड करोगे 60 प्लस 60 अपॉन 3 प्लस 2, तो ये आपका आ जाएगा 60 प्लस 60 क्या हो जाएगा 120, और 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 टू जा 10 और 2 बचेगा 20 होगा, 5 4 जा 20। तो अगर ये सॉरी और 5 टू जा, ठीक है, एवरेज स्पीड अगर मैं कहूँ, हाँ, तो ये 24 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। 24 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी, जो कि अभी हम लोगों ने समझा। अब मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी के बारे में समझते हैं। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी ये स्पीड के ही जैसा, ऐसा वेलोसिटी एक ऐसा स्पीड है जिस पर डायरेक्शन की बात, तो वो एक तरह का इसका नाम, स्पेशल नाम आपको वेलोसिटी का देता है। तो क्या कहेंगे, अगर ठीक है, इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है, इस वेलोसिटी को अगर हम लिखना हो, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंस ऑफ, लिखेंगे क्या, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से लिखेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के हिसाब से। पहली बात तो वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, उसी के तर्ज पे इसकी डेफिनेशन बनेगा। अगर मैं कहूं, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हाँ, तो हम वेलोसिटी की बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चीज का डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। तो वेलोसिटी भी वही है, बस इस वेलोसिटी और स्पीड में ही अंतर है आपका, ये स्केलर है स्पीड और वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी। अब हम बातचीत करते हैं इसके भी फॉर्मूले को देखने पर, तो ये भी अगर स्पीड वेलोसिटी है, तो अगर मैं कहूँ डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट अगर कहूँ डेल एक्स, और उसके बीच में जो टाइम लगा है डेल टी, ये डिफरेंस होता है, दो पॉइंटों के बीच के डिफरेंस को डेल एक्स प्लस ये x2 x1 हो जाएगा, x2 x1 अपॉन t2 t1। तो बेसिकली फाइनल से इनिशियल के को इसका ये ऐसे निकाला जाता है बेसिकली, ठीक।
तो ये आपका हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने का रेट टाइम से रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या करते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। ऐसी बात करते हैं जैसे जैसे स्पीड में स्पीड जो होता था उसका एवरेज स्पीड निकालते थे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऐसे ही इसका जो एवरेज निकलेगा वेलोसिटी का एवरेज v एवरेज, उसका फार्मूला होता है इनिशियल पॉइंट प्लस फाइनल पॉइंट्स का जो सम होगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, u प्लस v बाय 2, u प्लस v बाय 2। इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे दोनों के लेंथ को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो आएगा वो एवरेज क्या मिल जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों को ऐड करके अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलेगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये होता है v एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डेल x बाय डेल t करके मैं लिखा था, वो भी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल को दिखा रहा था, x2 डिस्प्लेसमेंट को, फाइनल पॉइंट कहाँ है, इनिशियल पॉइंट कहाँ है, उसके बीच का x2 - x1 जिसको मैं लिखा था। अब ये चीज है एवरेज वेलोसिटी की, कि उसका कांस्टेंट अगर वेलोसिटी की बात करें तो वो कितना होगा, तो वो निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। किसकी बात करते हैं, हेलो, किसकी बात करते हैं, एक्सेलरेशन। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है स्पीड और वेलोसिटी जैसा नहीं है, थोड़ा सा चेंज रहता है। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, नॉट डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बेसिकली टाइमिंग के रिस्पेक्ट में दोनों के बीच का ग्राफ होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ध्यान रहे कि एक्सेलरेशन को अगर मैं फार्मूला लिखूं एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है ये क्या, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज कैसे आएगा, फाइनल में से, क्योंकि फाइनल की स्पीड ज्यादा, बेसिकली एक्सेलरेशन से फाइनल पोजीशन ज्यादा हो जाता है और लास्ट वाला वेलोसिटी क्या जाता है, कम जाता है। तो v माइनस u बाई टी, इनके बीच में समय जो लग रहा है वो टाइम t होता है। तो ये आपका एक्सेलरेशन आया, क्या आया, एक्सेलरेशन। ओके, ये आपका v माइनस u, जहाँ पे v जो है फाइनल वेलोसिटी है और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। ध्यान रहे कि ये आपका आ गया। अब ध्यान दो, चूंकि u ऊपर वाला एक वेलोसिटी जो भी आएगा ये वेलोसिटी होगा और ये टाइम होगा, तो वेलोसिटी का यूनिट अभी हम लोग जाने, चाहे वेलोसिटी को चाहे स्पीड को, दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, और अपॉन में एक और सेकंड। तो ध्यान रहे इसका जो एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट होता है वह मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि ये सेकंड इससे मल्टीप्लाई है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट हो गया, और फाइनल पोजीशन नहीं कहेंगे, इसको वेलोसिटी कहेंगे। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करके टाइम, उसके अंदर जो टाइम लग रहा है उससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो आएगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म, अभी इस वीडियो में अगर मेरे पास वीडियो बन पा रहा है क्योंकि कुछ देर बाद एक कट जा रहा है, तो अगले वीडियो में उसको मैं वो करूंगा, आप लोग भी देखते रहिए प्लीज। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के अलावा रिटार्डेशन होता है, कई वर्ड होते हैं, री एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, इसका अपोजिट होता है रिटार्डेशन।
जैसे आपको पता है कि मोशन खाली आप किसी चीज को धक्का देके उसको स्ट्रेस में है उसको धक्का दे दिए तो वो मोशन नहीं होता है। मोशन ये भी है कि किसी चीज को धक्का देकर रोक लो, कोई चीज मूवमेंट आ रही है आप मोशन फोर्स से उसको रोक लो, फोर्स से उसको क्या कर दो, रोक लो। तो बेसिकली रोकने में आपको रिटार्डेशन एक्सेलरेशन, क्योंकि मूविंग बॉडी है, इनिशियल ज्यादा होगा और वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इस केस में रिटार्डेशन होता है या डी एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन को में जो वैल्यू होती है वह एक्सेलरेशन बेसिकली, अगर हम अभी इक्वेशन वाले में हम माइनस करके लिखेंगे, लेकिन रिटार्डेशन में u की वैल्यू क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है और e की वैल्यू क्या हो जाती है, कम आ जाती है। ध्यान रखिएगा, u की वैल्यू ज्यादा हो जाती है और इस वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है। इस वजह से एक्सेलरेशन जो लिया जाता है रिटार्डेशन में नेगेटिव हो जाता है। एक्सेलरेशन क्या लिया जाता है, नेगेटिव हो जाता है, जो भी वैल्यू आती है। और ये नेगेटिव आने का मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि अभी मैंने बताया था वेक्टर जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। रिटार्डेशन या री एक्सेलरेशन मैंने बता दिया, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कर सकते हैं इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव आए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इफ अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज विद यूनिफॉर्म रेट, ठीक है, देन द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म रेट से कोई चीज, जैसे मैं ऊपर से फ्री कोई चीज गिरा रहा हूं, ग्रेविटी से जो चीजें आ रही है यूनिफॉर्मली नीचे आ रही है, तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन ऐसा एक्सेलरेशन जो नॉन यूनिफॉर्म हो, जो इसकी वेलोसिटी हर समय क्या हो रही हो, एक नॉन यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ टाइम से चीजें आ रही हैं, तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। ये दोनों बातें आपको बता दी गई। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करेंगे, ठीक है, अभी इसके बारे में और आगे हम बातचीत करेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड के कुछ न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं, उसके बाद से आपका ये क्लास बंद हो जाएगा, उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल है जिसको मैं लिख रहा हूँ, बंद कर दो।